ट्रस्टी आईएएस क्लासरूम नोट्स फॉर यूपीएससी। इसमें हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे, लेक्चर 5 तक हमने किया था। इसमें बक्सर के युद्ध को हमने देखा था। ठीक है, ये जो बक्सर का युद्ध हम देख चुके थे, पहला संधि भी देख चुके थे, लेकिन फिर से एक बार पहली संधि को रिवाइज करेंगे। कह रहा है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि, यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की गई थी। तो पहली संधि किसके साथ की गई थी? तो शाह आलम द्वितीय के साथ की गई थी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। पहला था कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मुगल बादशाह को मिलेगा, यानी मुगल जो बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, उसको इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दिया जाएगा। दूसरा कि ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त होंगे, यानी ब्रिटिश जो कंपनी है उसको 3 जगह बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गए। और तीसरा, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर भेज दिया। ठीक है, तो क्या किया? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ किया, इलाहाबाद कड़ा का क्षेत्र दिया और मुगल बादशाह को वार्षिक पेंशन पे भेज दिया और दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। कहाँ कहाँ? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में प्रथम संधि में। तो 12 अगस्त को हुई थी पहली संधि और दूसरी संधि हुई थी 4 दिन बाद 16 अगस्त को। ठीक है, तो 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। ये संधि अवध के नवाब के साथ की गई थी, जिसमें निम्नलिखित शर्तें थी। किसके साथ की गई थी? तो अवध के नवाब के साथ की गई थी। इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र अवध से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया जाएगा, जो पहले में भी था। अवध को राज्य वापस कर दिया गया और 50 लाख रुपए हर्जाना आरोपित किया गया कि आपका राज्य तो हम लौटा देंगे, लेकिन आपको 50 लाख रुपए युद्ध करने के लिए हर्जाना देना पड़ेगा। बनारस के राजा बलवंत सिंह को अवध का जागीरदारी दी गई, और अवध की जागीरदारी किसको दे दी गई? बनारस के राजा बलवंत सिंह को दे दी गई। अंग्रेजों का अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। और अंग्रेजों को यहाँ से क्या फायदा हुआ? तो कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया, 50 लाख रुपए हर्जाना ले लिए और अवध में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रख दी। और यहीं से खेल शुरू हो गया। अवध में क्या किया? ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रख दी गई, जिसका खर्च भी अवध को ही उठाना था, यानी टुकड़ी रहेगी ब्रिटिश की और उसका खर्च उठाएगा अवध। ठीक है, तो ये प्रावधान थे इलाहाबाद की दूसरी संधि की। अवध के नवाब से किया गया था, 50 लाख रुपए उस पर हर्जाना लगाया गया। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अवध से लेकर के मुगल बादशाह को दे दिया गया। वहाँ बनारस के राजा जो बलवंत सिंह थे उसको यहाँ की जमींदारी दे दी गई और जागीरदारी दे करके करमुक्त व्यापार का अधिकार ले लिया, सैन्य टुकड़ी भी रख दी और वो भी अवध के खर्च पर। अब आता है कि बंगाल में जो व्यवस्था थी इसमें क्या परिवर्तन आया। तो 1765 फरवरी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। मीर जाफर की मृत्यु फरवरी 1765 में हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने जमदौल्ला को नवाब बनाया। ठीक है, साथ ही यह शर्त भी जोड़ दी गई कि निजामत के प्रमुख नवाब ही होंगे, किंतु उसकी सहायता के लिए उपनाजिम, एक व्यवस्था यहाँ पर लगती है, उपनाजिम की नियुक्ति की जाएगी, जो वास्तव में शासन का संचालन करेगा, जिसे अंग्रेज नियुक्त करेंगे। तो हो गया यहाँ पे इनडायरेक्टली किसने ले लिया शासन? अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। कहा कि उपनाजिम एक नियुक्त करेंगे जो क्या करेगा? संचालन करेगा शासन का, जिसे अंग्रेज नियुक्त करेंगे और अंग्रेजों की अनुमति के बिना इसे हटाया भी नहीं जा सकता है। अंग्रेजों, अब एक क्वेश्चन है मीन्स का यहाँ पे कि अंग्रेजों को वास्तविक जीत पलासी में नहीं बल्कि बक्सर में मिली। टिप्पणी करें, इसे लिखना है। अगला जो है वो है बंगाल में द्वैत शासन। अब बंगाल में द्वैत शासन किस तरह से चला इसको देखते हैं। कह रहे कि बंगाल में द्वैत शासन का अर्थ है दोहरी इकाइयों का प्रभाव। दोहरी इकाइयों का प्रभाव। वस्तुतः 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया। ठीक है, तो बंगाल का 1765 में दीवानी अधिकार तो अभी हमने देखा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की ले ली थी इलाहाबाद की प्रथम संधि में, तो उसी के तहत दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया था। तो वही निजामत का प्रमुख नवाब था। अब दीवानी अधिकार किसके पास है? अंग्रेजों के पास, और निजामत का प्रमुख कौन है? नवाब है। इस प्रकार शासन 2 इकाइयों में बट गया। हालांकि इतिहासकार यह भी कहते हैं कि ऊपर से द्वैत शासन दिखने वाली व्यवस्था अपने मूल स्वरूप में एकहरी ही थी। वस्तुतः इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिला, तो वहीं नजमुद्दौला के साथ हुई संधि से निजामत का वास्तविक अधिकार भी अंग्रेजों को ही प्राप्त हो गया। इस प्रकार अंग्रेजों को अधिकार तो पूरा मिला, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मतलब अधिकार ले लिया पर जिम्मेदारी नहीं ली। उदाहरण के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान को उपदीवान तथा वहीं उपनाजिम पद भी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि उदाहरण इसमें दिया गया कि बंगाल में जो है ना उपदीवान नियुक्त किया गया रजा खान, जो वहाँ का उपनाजिम पद पे भी था। दोहरी शासन व्यवस्था कैसे हुई? एकहरी हुई, तो उसका ये एग्जाम्पल था। अब द्वैत शासन व्यवस्था जो है वहाँ पे क्यों अपनाए गए, उसके कारण क्या थे? तो उसके कारण निम्नलिखित हैं। अंग्रेज बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपयोग करना चाहते थे। पहले चाहते थे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ना आए और हम अधिकारों का भी उपयोग कर सके, पहला ये कारण था। इसे भारतीय जनता के विरुद्ध
विद्रोह का खतरा नहीं था। अगर नवाब पे थोप देंगे ये जिम्मेदारियाँ तो विद्रोह इनके खिलाफ नहीं होगा। दूसरा कारण ये था, अंग्रेजों को आर्थिक लाभ भी मिलता और वो प्रशासनिक कठिनाइयों से मुक्त हो गए। आर्थिक लाभ भी मिल रहा है, प्रशासनिक कठिनाई भी नहीं है। इससे नवाब की छवि खराब होती और अंग्रेजों को शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती। और जब जिम्मेदारी नवाब पे है तो छवि किसकी खराब होगी? नवाब पे, और अंग्रेजों की शक्ति बढ़ेगी। यूरोपीय कंपनियों से भी टकराव नहीं होता। तो इन सभी कारणों से द्वैत शासन व्यवस्था जो है बंगाल में अपनाई गई। क्यों अपनाई गई? कि बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपयोग कर सके, जनता के विद्रोह का खतरा कम हो जाएगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा, प्रशासनिक कठिनाई भी नहीं होगी, छवि भी खराब नहीं होगी, शक्ति बढ़ेगी, और जो यूरोपीय कंपनी है उससे भी कोई टकराव नहीं रहेगा। अब है कि ये जो द्वैत शासन हुआ उसके दुष्प्रभाव क्या है। तो अगर बंगाल में अराजक स्थिति निर्मित हो गई। कैसे हो गई? अराजक स्थिति आ गई। किसानों से अत्यधिक कर वसूला गया जिससे उसकी स्थिति अत्यंत खराब हो गई। द्वैत शासन आने से क्या हुआ? किसानों से अत्यधिक कर वसूला गया जिसकी वजह से उनकी स्थिति खराब हो गई। व्यापार पर नियंत्रण कर लेने के कारण अंग्रेजों ने बंगाल में हस्तशिल्प उद्योगों का नुकसान पहुंचाया। जब भी व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ, हस्तशिल्प उद्योग को नुकसान पहुंचा। निर्यात शुल्क में अत्यधिक वृद्धि कर दिए जाने से सूती वस्त्र उद्योग भी प्रभावित हुआ। और निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया जिससे सूती वस्त्र उद्योग भी प्रभावित हुआ। जन कल्याण के हितों की अपेक्षा हुई और संकट के समय भी जनता की सहायता नहीं हुई। यही वजह है कि 1770 के अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई। तो ये दुष्प्रभाव है। क्या क्या दुष्प्रभाव? अराजक स्थिति आई, अत्यधिक कर वसूला तो किसान की स्थिति खराब हो गई, व्यापार पर नियंत्रण कर लिया, हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए, निर्यात शुल्क लगा दिया जिसकी वजह से सूती वस्त्र का उद्योग भी प्रभावित हो गया, जन कल्याण के बारे में सोचा ही नहीं, संकट के समय भी उनकी सहायता नहीं की। और यही रीज़न रहा कि 1770 के अकाल में बंगाल की 1/3 जो जनसंख्या थी वो नष्ट हो गई। अब है द्वैत शासन का अंत कैसे हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। किससे? 1773 के अंतर्गत। और अंग्रेजों को प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो गया और यहीं से द्वैत शासन खत्म हुआ और प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो गया। यहीं से भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। उपनिवेशवाद की शुरुआत यहीं से हो गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। द्वैत शासन को खत्म करके प्रत्यक्ष शासन हाथ में लिया और उपनिवेशवाद की शुरुआत हो गई। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पहला गवर्नर जनरल बन के कौन आया? वारेन हेस्टिंग बन के आया। ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन है मेंस के, आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में लागू की गई द्वैत शासन व्यवस्था को परिभाषित करते हुए इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें। हमने परिभाषा भी देख ली है, क्या स्थिति थी वहाँ की ये भी देख लिया है, और क्या इसका दुष्परिणाम पड़ा ये भी हमने देख लिया है, और इसका रीज़न क्या था। बक्सर युद्ध में महत्व पर टिप्पणी करें, यानी बक्सर युद्ध किस तरह से महत्वपूर्ण था, पलासी के बाद हुआ और पलासी से ज़्यादा किस तरह से महत्वपूर्ण था, क्या इसके कारण थे, कौन कौन से अधिकार इससे मिले, और पलासी की जीत से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तदकथन आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।